हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विदेश में नौकरी के झांसे में फंसे भारतीयों के लिए फिर संकट मोचक बनी मोदी सरकार। इतने कामगारों को लाओस से निकाला सुरक्षित, तो वहीं पाकिस्तान का विरोध दरकिनार। चीन ने तालिबान के साथ मिला लिया हाथ, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना का सपना धरा का धरा रह गया। तो वहीं गुजरात में पकड़े गए ISI के 4 आतंकवादियों पर श्रीलंका का आया बयान, कहा भारत अपने हिसाब से अब निपटेगा। जी हाँ, तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुत बड़ी खबर, जहां बंगाल को लेकर खबर, क्या सच हो जाएगी प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, क्या जीत जाएगी बीजेपी। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। तो वहीं आपको पहली बड़ी खबर बता दे, जहां विदेश में नौकरी के झांसे में फंसे भारतीयों के लिए फिर संकट मोचक बनी मोदी सरकार। 13 कामगारों को लाओस से निकाल दिया सुरक्षित। जी हाँ, विदेश में अच्छी नौकरी करने का झांसा देकर लाओस ले जाए गए भारतीयों के लिए मोदी सरकार एक बार फिर से संकट मोचक साबित हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अथक प्रयास से लाओस में फंसे 13 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। बता दें कि इन कामगारों को बहला फुसला कर अवैध रूप से काम करने के लिए लाओस ले जाया गया था। बाद में उन्हें कठिन श्रम कराने, प्रताड़ना देने और वेतन न मिलने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा था। ये जानकारी जैसे ही विदेश मंत्रालय तक पहुंची, वैसे ही सरकार सक्रिय हो गई। मोदी सरकार के अथक प्रयास से लाओस में फंसे इन 13 भारतीयों को बचा लिया गया और उन्हें घर वापस भेज दिया गया। लाओस में भारतीय दूतावास ने रविवार को यह जानकारी दी। इससे पहले पिछले महीने भी इसी लाओस में फंसे 17 अन्य भारतीय कामगारों को बचाया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है, कमेंट में कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दे, पाकिस्तान का विरोध दरकिनार। चीन ने तालिबान के साथ मिलाया हाथ, पाकिस्तानी सेना का सपना धरा का धरा रह गया। जी हां, अफगानिस्तान में साल 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद से चीन से उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं। चीन ने बीते साल झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना राजदूत बनाया था। ऐसा करने वाला चीन पहला देश था। इस पर तालिबान की ओर से खुशी जताई गई थी। चीन के इस फैसले को क्षेत्र में अपना प्रभाव मजबूत करने के प्लान के तौर पर देखा गया था। अफगानिस्तान उस क्षेत्र के केंद्र में है जहां चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना चल रही है। इन दोनों देशों का एक और अहम पड़ोसी पाकिस्तान है, जो चीन का खास दोस्त और इस प्रोजेक्ट में भी अहम भागीदार है। चीन, पाकिस्तान और तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के बीच का रिश्ता दुनिया का ध्यान खींच रहा है, क्योंकि तीनों देश सुरक्षा चिंताओं और भू राजनीतिक दबाव का भी सामना कर रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं एक तरफ पाकिस्तान का विरोध दरकिनार कर चीन ने तालिबान के साथ मिलाया हाथ, तो वहीं पाकिस्तान को सता रहा है चीन का डर। अफगानिस्तान से कहा, जल्द सौंप दो चीनी कामगारों पर हमले में शामिल TTP आतंकियों को। जी हां दोस्तों, रोता दिखाई दिया है पाकिस्तान। चीन के गुस्से से डरे पाकिस्तान ने रविवार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से चीनी कामगारों पर घातक हमले में शामिल प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकवादियों को इस्लामाबाद को सौंपने को कहा है। मार्च में अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में विस्फोटकों से भरे वाहन को एक बस को टक्कर मारने की घटना में चीन के 5 नागरिकों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। चीनी नागरिक दासू जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे थे। ये परियोजना इस्लामाबाद से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में है। दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे अफगानिस्तान आतंकवादियों पर मुकदमा चलाए या ना चलाए, उससे आतंकवादियों को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। यानी कि एक तरफ अफगानिस्तानी तालिबानियों से हाथ मिला रहा है चाइना, तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान को हड़का रहा है। एक समय था जब तालिबानी पाकिस्तान के छत्र छाया में अफगानिस्तान में सरकार बनवा ली, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार बनी, पाकिस्तान को पीठ दिखाना शुरू कर दिया। और आज वो स्थिति है कि पाकिस्तान और तालिबानियों के बीच कट्टर दुश्मनी चल रही है दोस्तों। और यहीं पर भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने तालिबानियों की सरकार इसलिए बनवाई क्योंकि उसने सोचा था कि जब तालिबानियों की सरकार बनेगी तो भारत में जमकर आतंकवाद फैलाएंगे, भारत को दिन रात रुलाएंगे। लेकिन आज इसका उलट होता दिखाई दे रहा है। आज तालिबानियों की सरकार की वजह से पाकिस्तान ही रोता नजर आ रहा है और हाथ जोड़कर कह रहा है, जल्द से जल्द उन चीनी कामगारों पर हमले करने वालों को हमें सौंप दो। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। इससे जो वो कहावत है
कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसी गड्ढे में खुद गिरते हैं, वो वाकई में सच होती नजर आ रही है। दोस्तों कैसे है वो कहावत, सटीक तरीके से कमेंट में लिखकर बताइएगा तो वहीं आपको बता दें। गुजरात में पकड़े गए ISIS के 4 आतंकवादियों पर श्रीलंका का आया बयान, कहा भारत अपने हिसाब से निपटेगा। जी हां, श्रीलंकाई सरकार ने सोमवार को कहा है कि भारत पिछले हफ्ते अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किए गए 4 श्रीलंकाई ISIS संदिग्धों से निपटेगा, जबकि यहाँ के अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या वे द्वीप राष्ट्र में आतंकवादी कृत्यों में शामिल थे। जी हाँ, गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने 19 मई को प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े 4 श्रीलंकाई लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर अपने पाकिस्तान स्थित हैंडलर के निर्देशों के बाद भारत में आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देने के मिशन पर मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में श्रीलंका ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया है कि भारत अपने हिसाब से अब इनसे निपटेगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें अमित शाह जी का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकियों के परिजनों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी आतंकवादी या पथराव करने वाले किसी भी व्यक्ति के परिजनों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अमित शाह जी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया है बल्कि आतंकी ढांचे को भी समाप्त कर दिया है, जिससे देश में आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। उन्होंने बीते सप्ताहांत में PTI भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमने कश्मीर में फैसला किया है कि अगर कोई किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ जाता है तो उसके परिवार के सदस्यों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अमित शाह जी ने यह भी कहा कि अगर कोई पथराव में शामिल रहता है तो उसके परिवार के सदस्यों को भी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप भी मानते दोस्तों कि वाकई में ये फैसला बिल्कुल सटीक फैसला है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि इससे फैमिली भी अपने बच्चों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने से रोकेगी, क्योंकि उनको अपने भी फ्यूचर की चिंता होनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें भारतीय कश्मीर बन गया स्वर्ग, पाकिस्तान ने POK को बना दिया नर्क। जी हां, 30 साल में पहली बार कैसे हुआ ये चमत्कार। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और मोदी सरकार ने कश्मीर में विकास की जो धारा बहाई है उसका बहना जारी रहेगा। समाचार एजेंसी PTI को हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के प्लान को लेकर बातचीत की है, जिसमें केंद्र सरकार की भविष्य की नीति और पॉलिटिकल स्थिरता का जिक्र किया गया था। भारतीय गृह मंत्री ने इस दौरान जो संकेत दिया है कि कैसे भारत सरकार का मकसद कश्मीर के लिए एक बेहतरीन लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना है। तो वहीं आपको बता दें चीन में आखिरी मस्जिद से हटाए गए गुंबद और मीनार क्या है, ड्रैगन का इस्लाम का चीनीकरण अभियान निशाने पर मुसलमान। जी हाँ, चीन में अरबी शैली में बनी आखिरी बड़ी मस्जिद की इमारत में कई बदलाव किए गए हैं। मस्जिद के गुंबद और मीनारों को बदल दिया गया है। मस्जिद की इमारत को इस तरह से बदला गया है कि यह अरबी शैली के बजाय चीनी अंदाज की इमारत लगे। ये बदलाव देश की मस्जिदों का चीनीकरण किए जाने के सरकारी अभियान के तहत किए जा रहे हैं। इसी के तहत मस्जिद के गुंबद और मीनारें हटाई गई हैं। मस्जिद के ऊपर लगे अर्ध चंद्र और टाइलों को भी कम कर दिया गया है। चीन के शिनजियांग प्रांत में खास तौर से यह अभियान चलाया गया। जी हाँ, शिनजियांग प्रांत के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जिंग रुई ने हाल ही में कहा था कि मुस्लिम बहुल प्रांत में इस्लाम का चीनीकरण जरूरी था। तो वहीं बता दें अमेरिका की ट्रेड स्ट्राइक के बाद अब G7 से चीन को बड़ी चेतावनी, कहा जवाबी कदम उठाएंगे। जी हाँ, काफी समय से चले आ रहे तनातनी के बाद अब वैश्विक प्रणाली में भागीदारी को लेकर G7 ने चीन पर हमला बोला है। इन देशों के शीर्ष व्यापार प्रमुखों ने एकजुटता दिखाई है और साथ ही चीन की नीतियों की आलोचना भी की है। G7 ने चीन की गैर बाजार नीतियों से अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ने को लेकर चिंता व्यक्त किया है और जवाबी कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। दुनिया के प्रमुख 7 देश के मंत्री और केंद्रीय बैंकर शनिवार को इटली के स्ट्रेसा में एक समारोह में एकत्रित हुए थे। इस मीटिंग के अंत में एक विज्ञप्ति भी जारी की गई जिसमें चीन पर अपने ट्रेड पार्टनर्स की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। तो वहीं बता दें पाकिस्तानियों को क्यों वीजा नहीं दे रहा है UAE, पाकिस्तान पत्रकार ने एक एक करके गिनाई इसकी असली वजह, कहा बहुत लंबी है लिस्ट, सुधर जाओ पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तानियों को इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से वीजा मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में खबर आई थी कि UAE ने पिछले साल कई इलाकों के लोगों को वीजा देने से मना कर दिया था। हालांकि अब पूरे पाकिस्तान को ही वीजा के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उमर चीमा ने इस हवाले से अधिकारियों से बात करके पता लगाने की कोशिश की है कि UAE पाकिस्तानियों को वीजा देने में क्यों कतरा रहा है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि कम हुनर
ग्रामर इंग्लिश ना आना, नशे ड्रग की लत, पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया पोस्ट और साफ सफाई ना रखना इसके मुख्य कारण है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें रशिया से दोस्ती की तो चीन की सुरक्षा को बड़ा खतरा, चीनी इतिहासकार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ, रशिया और चीन की बढ़ती दोस्ती के बीच विशेषज्ञ कई सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि चीन के लिए ये खतरा पैदा कर सकता है। दरअसल राष्ट्रपति बनने के बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाल ही में चीन के दौरे पर गए थे। शी जिनपिंग ने पुतिन का गले लगाकर स्वागत भी किया। यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था, इसीलिए उसकी निर्भरता फिलहाल चीन पर दिखाई दे रही है। खबर है कि चीन और रशिया नो लिमिट वाली दोस्ती कर रहे हैं। इसको लेकर विशेषज्ञ और चीन के इतिहासकार शेन झिजुआ ने जिनपिंग सरकार को चेतावनी दी है। प्रोफेसर शेन ने मॉर्निंग पोस्ट अखबार से कहा कि मेरा मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भूतकाल में जाना चाहते हैं और रूसी साम्राज्य का पुनः निर्माण करना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं कि उन जगहों पर रशिया का दबदबा फिर से बढ़ाया जाए जो अब रशिया से अलग हो गए हैं। शेन ने कहा कि पुतिन का ये प्लान असल में चीन की सुरक्षा के लिए ही खतरा है। तो वहीं बता दें दुबई में जमा बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का रंग, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे, यूएई के शेख भी स्वागत में उमड़े। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हैं। दुबई की सैर करने में उन्होंने अपना समय बिताया है और तो और वहां दरबार भी लगाया और कथा भी की, साथ ही डेजर्ट सफारी का भी जमकर मजा लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने सोशल मीडिया पर दुबई यात्रा की कई तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों में वो बुर्ज खलीफा से शहर का नजारा देखते हुए और डेजर्ट सफारी करते हुए देखा जा सकते हैं। इस दौरान दुबई में रहने वाले भारतीय और स्थानीय लोग भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री ने दुबई में अपना दरबार लगाया और कथा भी की। इस दौरान दुबई में उनकी मेजबानी कर रहे अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बीयू अब्दुल्ला भी साथ दिखाई दिए। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पहुंचे अब्दुल्ला का भी दुबई में रहने वाले भारतीयों ने तिलक लगाकर और पटका पहनाकर स्वागत किया। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बनेगा, लोग फूल मिठाई चढ़ाएंगे। जी हाँ, ममता बनर्जी का पीएम मोदी जी पर तंज। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ये दावा करते हैं कि उन्हें भगवान ने भेजा है तो लोग उनके लिए मंदिर बनवाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो देश के लोगों को परेशान ना करें। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जब मेरी माँ जीवित थी तो मैं मानता था कि मैं जैविक रूप से पैदा हुआ हूँ। उनके निधन के बाद जब मैं अपने अनुभवों पर विचार करता हूँ तो मुझे यकीन होता है कि भगवान ने मुझे भेजा है। जिसके बाद तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने ये बात कही है। तो वहीं आपको बता दें ममता बनर्जी ने धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ भी टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री कैसे धार्मिक ग्रंथों को खत्म करने की कामना कर सकती है। दरअसल एक जनसभा में ममता बनर्जी ये कहती नजर आ रही है कि रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल भले ही खत्म हो जाए लेकिन उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। बीजेपी ने कहा कि ये समझ से परे है कि कोई राजनीतिक नेता लोगों की आस्था के धार्मिक ग्रंथों को खत्म करने की कामना करेगा। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें बंगाल में बम्पर वोटिंग क्या सच हो जाएगी? प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, एक आंकड़ा क्या कहता है आपको बता दें। लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। छठे चरण में 57 सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। इन 6 चरणों में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई। बिहार, यूपी समेत अधिकतर राज्यों में भी 62 से 63% वोटर ही मतदान के लिए अपने घरों से निकले। पश्चिम बंगाल में वोटिंग का ट्रेंड अलग ही रहा। यहाँ अन्य के राज्यों के मुकाबले अधिक मतदान हुआ। चुनावी हिंसा की खबरों के बीच सभी चरणों में 76% से अधिक वोटरों ने मतदान किया। बंगाल के वोटरों के जोशीले रुख को देखकर पूर्वानुमानों का दौरा भी शुरू हो गया है। बीजेपी और टीएमसी का दावा है कि इस बार वोटर उनके पक्ष में बाहर निकले हैं। इसमें सबसे अधिक पॉलिटिकल ट्रेंड एनालिस्ट प्रशांत किशोर के उस बयान की चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। अभी तक ये माना जाता रहा है कि बम्पर वोटिंग एक तरफा रिजल्ट के शुरुआती रुझान हो सकते हैं। दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बम्पर वोटिंग के बाद बदलाव देखा गया है। जिनको याद नहीं उनको बता दे प्रशांत किशोर ने बंगाल को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने बताया कि इस चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और एनडीए 300 से अधिक सीटें हासिल करेगी। अपने दावों के समर्थन में उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि बंगाल, ओडिशा और दक्षिण भारतीय राज्यों में उसकी सीटें बढ़ रही हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत लोगों को हैरान कर सकता है। इस बीच भारी मतदान से उत्साहित बीजेपी नेताओं ने 30 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वाकई में इस बार बंगाल में बदलाव
बदलाव होगा क्या? बंगाल की जनता वाकई में इस बार बदलाव कर दिखाएगी? बंगाल में क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सामने लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबा के जय हिंद जय भारत कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।